दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। आसमान में इस समय एक बड़ा सा आइलैंड देवाश्रम के ऊपर तैर रहा था, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी पहाड़ को उल्टा रख दिया गया हो। उसी बड़े से आइलैंड ने सूरज को पूरी तरह से ढक के रखा हुआ था, जिसकी वजह से पूरे देवाश्रम में अंधेरा छा गया था और उसके आसपास के एरियाज में भी उस आइलैंड की परछाई नजर आने लगी थी। मिस्ट्री आइलैंड? ये तो एक मिस्ट्री आइलैंड है। वीर किसी को हैरानी से बोलते हुए सुनता है, जिसे सुनकर उसे खुद अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। आसमान में तैर रही उस रहस्यमयी चीज को ध्यान से देखने के बाद वीर को भी यह पहचानने में देर नहीं लगती कि यह वाकई में एक मिस्ट्री आइलैंड है। आज से पहले वीर ने ऐसी किसी आइलैंड के बारे में या तो पोलर नाइट कम्युनिटी में पढ़ा था या फिर डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था। यह पहली बार था जब वीर अपनी आंखों से असल में कोई मिस्ट्री आइलैंड देख रहा था। लगता है यह ट्रिप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिस्ट्री आइलैंड को देखते हुए वीर मन ही मन सोचता है। मिस्ट्री आइलैंड उस आइलैंड को कहते हैं जो टाइटन ग्रह के आसपास में ओकेजनली नजर आता है। यही वजह थी कि बहुत से लोगों के लिए मिस्ट्री आइलैंड किसी फेरी टेल से कम नहीं था। अब जो चीज कभी नजर ना आए, लोगों के लिए तो वो फेरी टेल ही होगी ना। खैर, बात करते हैं मिस्ट्री आइलैंड की। तो हर मिस्ट्री आइलैंड की हिफाजत एक सीक्रेट ब्लड एलियन करता है, और जैसा कि लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से अगर कोई मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद सीक्रेट ब्लड एलियन को मार गिराता है तो उसे एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल मिलना तो तय है। बाकी सीक्रेट ब्लड एलियन की तरह नहीं, जहां सीक्रेट ब्लड एलियंस की डेविल सोल मिलने की पॉसिबिलिटी 50-50 होती है। इसीलिए इसी तरह के एक मिस्ट्री आइलैंड का दिखना, यानी कि एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल हासिल होना। हालांकि ये बात और है कि इतना ऊंचा उड़कर मिस्ट्री आइलैंड पर लैंड करना कोई हलवा तो है नहीं, यानी कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ना ही प्राइमरी और ना ही म्यूटेंट उड़ने वाली डेविल सोल्स किसी इंसान को इतना ऊंचे तक उड़ा कर ले जा सकती हैं। हाँ, केवल उड़ने वाली सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स ही किसी को उस आइलैंड पर लैंड कराने में समर्थ हो सकती हैं। वीर ये सारी बातें जानता था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसे पता था कि देव आश्रम में बहुत ज्यादा उड़ने वाली डेविल सोल्स नहीं है। उड़ने वाली सीक्रेट ब्लड डेविल सोल्स तो दूर की बात है, यहां पर तो शायद ही किसी के पास उड़ने वाली प्राइमरी या म्यूटेंट डेविल सोल्स हों। इनफैक्ट वीर के पास मौजूद उस पर्पल कलर की उड़ने वाली छिपकली की सीक्रेट ब्लड डेविल सोल से बने पंखों के अलावा वीर को नहीं लगता था कि देव आश्रम में किसी ने किसी सीक्रेट ब्लड पंखों के बारे में सुना भी होगा। वीर के पास सीक्रेट ब्लड पंखों का जो पेयर मौजूद है, उसके अलावा देव आश्रम में एक ही और सीक्रेट ब्लड पंख है जिसे अभी अभी तान्या ओबेरॉय ने ऑक्शन में बेचा है और जो अब युवराज के हाथों में है। और वीर ये बात अच्छे से जानता था कि युवराज अपनी जान के साथ इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा कि वो उस सीक्रेट ब्लड एलियन से निपटने के लिए उस मिस्ट्री आइलैंड पर चला जाए। इतना तो वीर युवराज को जान ही गया था, और इसीलिए वीर जानता था कि एलियन से लड़ते समय युवराज की स्ट्रेंथ और स्किल्स अभी भी बहुत कमजोर हैं। इसीलिए यह ऑब्वियस है कि युवराज बिना किसी की मदद के उस मिस्ट्री आइलैंड पर जाकर उस सीक्रेट ब्लड एलियन का सामना बिल्कुल नहीं करेगा। पर फिर देव आश्रम में ऐसा है कौन जिसके पास सीक्रेट ब्लड पंख हो? इसलिए अब सिर्फ वीर ही एक ऐसा इंसान बचा था जो उस मिस्ट्री आइलैंड पर जाकर न सिर्फ उस सीक्रेट ब्लड एलियन का सामना कर सकता था, बल्कि उसे मारकर एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल भी हासिल कर सकता था। तान्या ओबेरॉय इस समय अपनी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल को ऑक्शन करने के अपने फैसले को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही होगी। अगर वो कुछ समय तक और रुक जाती तो उसके ये सीक्रेट ब्लड पंख उसके 3 ब्लड हार्पून से भी कहीं ज्यादा महंगे बिकते। वैसे रिग्रेट तो इस समय ग्रैंड मास्टर भी जरूर कर रहा होगा कि उसने 3 ब्लेड हार्पून की जगह सीक्रेट ब्लड पंख क्यों नहीं खरीदे। खैर, मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है। जब कोई ओपोनेंट ही नहीं रहेगा तो मैं आराम से बिना किसी रुकावट के इस मिस्ट्री आइलैंड पर जाकर उस सीक्रेट ब्लड एलियन को मार गिराऊंगा और उसकी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल हासिल कर लूंगा। वीर मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है और तुरंत ही एक सुनसान स्पॉट की तरफ निकल जाता है। एक सुनसान स्पॉट मिलते ही वीर सबसे पहले अपने आसपास देखकर यह श्योर करता है कि वहां और कोई मौजूद ना हो, और एक बार इस बात को लेकर श्योर हो जाने के बाद वीर तुरंत ही अपना सुनहरा कवच, जो पिछली बार के हुए डैमेजेस से अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, और अपने सीक्रेट ब्लड पंखों को बुलाता है।
सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से तैयार होकर अब वीर को इंतजार नहीं हो रहा था उड़कर मिस्ट्री आइलैंड पर पहुंचने का। उसने पंखों को बुलाता है। सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से तैयार होकर अब वीर को इंतजार नहीं हो रहा था उड़कर मिस्ट्री आइलैंड पर पहुंचने का। उसने तो अभी से वहां मिलने वाली सेक्रेड ब्लड डेविल सोल्स के सपने भी देखने शुरू कर दिए थे कि कैसी और कौन से टाइप की होगी वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल जो उसे उस मिस्ट्री आइलैंड से मिलेगी। पर अभी वीर हवा में ऊपर उड़ता हुआ अपनी सेक्रेड ब्लड डेविल सोल के हसीन सपने बुन ही रहा था कि तभी दूर से उसे दूसरे डायरेक्शन से एक और इंसान मिस्ट्री आइलैंड की तरफ उड़ता हुआ नजर आता है। अब क्योंकि देवाश्रम में उड़ने वाली सेक्रेड ब्लड डेविल सोल बहुत ही कम लोग या कहें कि सिर्फ 2 लोगों के ही पास है, इसलिए वीर को पहचानने में देर नहीं लगी कि मिस्ट्री आइलैंड की तरफ उड़ता हुआ वो इंसान कौन हो सकता है। ये युवराज तो बहुत ही तेज निकला और डेयरिंग भी, मतलब एक म्यूटेंट एलियन का मुकाबला करने में तो इसकी हालत खराब हो जाती है और यहाँ ये इस सेक्रेड ब्लड एलियन का सामना करने के लिए आ गया है। इसके डैड ने इसे कहीं कोई मैजिक पोशन वगैरह तो नहीं पिला दिया है जिसकी वजह से इसमें रातों रात इतनी ताकत आ गई है। खैर, युवराज है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो एट लास्ट मैं उससे कोई ना कोई डील तो करके ये सेक्रेड ब्लड डेविल सोल ले ही लूंगा और वो भी मुझे मना नहीं करेगा। अच्छा, एक से भले 2, और वो दूसरा भी अगर आपका दोस्त हो तो क्या कहना। मन ही मन सोचता हुआ वीर दूसरे डायरेक्शन से आ रहे इंसान को युवराज समझकर उसे अप्रोच करता है। हालांकि ये बात और है कि दूसरे डायरेक्शन से आने वाले उस इंसान ने करीब पहुंचते ही वीर को एक 440 वॉट का झटका दिया, क्योंकि वीर को रियलाइज होता है कि दूसरी तरफ से आने वाला वो इंसान युवराज नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर है। अरे यार, ये तो हद ही हो गई। ये ग्रैंड मास्टर डॉलर और वीर दोनों की ही कुंडली में राहु केतु की तरह आकर बैठ गया है। जब देखो जहां देखो आ जाता है। पर ये यहां पर आया कैसे? हाँ, मुझे पता है कि उड़कर आया, पर इसके पास ये सेक्रेड ब्लड पंखों का पेयर कहां से आया? इसे तो युवराज ने खरीदा था ना, फिर इसके पास कैसे? ग्रैंड मास्टर को वहां पर देखकर वीर कंफ्यूज हो गया था और सोच में भी पड़ गया था। अब ये तो तय था कि एक बार फिर से डॉलर और ग्रैंड मास्टर का आमना सामना होना तय था, और जब भी ये दोनों एक दूसरे के सामने आए हैं कोई ना कोई नया कांड जरूर हुआ है ग्रैंड मास्टर के साथ। हालांकि ग्रैंड मास्टर की आई साइट वीर की तरह अच्छी नहीं थी, पर वीर का सुनहरा कवच इतना ज्यादा आई कैचिंग था कि कोई भी दूर से देखकर उसे पहचान सकता था। और जाहिर है कि ग्रैंड मास्टर ने भी अपने इस जानी दुश्मन को पहचान ही लिया था। तभी तो वीर यानी कि डॉलर को देखते ही ग्रैंड मास्टर और तेजी से मिस्ट्री आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली वो नहीं चाहता था कि इस समय वो डॉलर का मुकाबला करके अपना समय बर्बाद करे, इसीलिए इससे पहले कि डॉलर उसके करीब आए ग्रैंड मास्टर खुद तेजी से मिस्ट्री आइलैंड की तरफ बढ़ जाना चाहता था। वीर को भी ग्रैंड मास्टर के करीब जाकर उसे कोई जादू की झप्पी तो देनी नहीं थी, और क्योंकि वो अभी भी ग्रैंड मास्टर से काफी ज्यादा दूरी पर था, इसलिए ग्रैंड मास्टर के करीब जाने के बजाय वो भी उड़ता हुआ सीधा आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है। ये एक अच्छा मौका है मेरे पास ग्रैंड मास्टर को मार गिराने का। अब जब वो अकेला है और उसकी गैंग के कोई भी मेंबर्स उसके साथ नहीं है, तो ऐसे में ये चाहकर भी अपने आप को मुझसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगा। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि मैं अभी इसी वक्त ही इसका काम तमाम कर दूं। अपनी आंखें सिकोड़ता हुआ वीर और ज्यादा तेजी से आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर के पंख भी स्पीड में वीर के सेक्रेड ब्लड पंख से किसी एंगल से कम नहीं थे, और उसी तेज स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वो तेजी से उड़ता हुआ मिस्ट्री आइलैंड की तरफ बढ़ता जा रहा था। यही वजह थी कि चाहकर भी वीर ग्रैंड मास्टर के करीब नहीं पहुंच पाया। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही ग्रैंड मास्टर और वीर और ज्यादा ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करते हैं, वहां की हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। पर वीर पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके सेक्रेड ब्लड सुनहरे कवच ने उसे सिर से लेकर पांव तक कवर करके रखा हुआ था। इसके अलावा जेड स्किन की प्रैक्टिस भी इस समय वीर के बहुत काम आ रही थी, जिस वजह से उसे ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर वीर के जितना लकी नहीं था, क्योंकि उसके कवच ने सिर्फ और सिर्फ उसकी अपर बॉडी को कवर करके रखा था, और यही वजह थी कि इस समय वो ठंड के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ देर और यहां रहा तो जरूर ही उसकी कुल्फी जम जाएगी। वो तो अच्छा था कि ग्रैंड मास्टर ने इस समय अपने चारों तरफ के जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को ऑलमोस्ट पार कर लिया था, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो अपने सेक्रेड ब्लड पंखों के बावजूद ग्रैंड मास्टर के लिए मिस्ट्री आइलैंड तक उड़कर जा पाना पॉसिबल नहीं होता। हालांकि ये बात भी और ही थी कि इन सब के बावजूद ग्रैंड मास्टर के लिए और ज्यादा ऊपर उड़ पाना मुश्किल हो रहा था।
कुछ और देर तक उड़ने के बाद ग्रैंड मास्टर की आईब्रोज और उसके बाल दोनों ही बर्फ जमने के कारण सफेद हो चुके थे। बीच हवा में ही उसे कुल्लू मनाली का एहसास हो रहा होगा। अब क्या ग्रैंड मास्टर मिस्ट्री आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही नीचे टपक जाएगा? खैर, अगर ऐसा हुआ तो ये सुनने में मजा जरूर आएगा। सुनते रहिए शूरवीर। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। ये हवा इतनी ज्यादा तेज और ठंडी क्यों चल रही है? इस तरह से तो मैं ग्रैंड मास्टर मनी मन टाइटन के एटमॉस्फेयर को कोसते हुए कहता है। वो भी पहली बार ही मिस्ट्री आइलैंड पर जा रहा था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उसने कभी कोई मिस्ट्री आइलैंड देखा था, पर तब उसके पास किसी भी तरह के सेक्रेड ब्लड पंख नहीं थे और यही वजह थी कि वो ऊपर तक नहीं जा पाया था। और इसीलिए उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मिस्ट्री आइलैंड पर पहुंचने से पहले उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फाइनली ग्रैंड मास्टर की स्पीड धीमी पड़ ही जाती है। ऐसा लग रहा था कि ठंड के मारे वाकई में उसकी बॉडी ने जमना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसकी स्पीड पहले से कम हो गई थी। वीर ये सारा नज़ारा दूर से ही देख रहा था और अभी ये सोच ही रहा था कि वो पहले तेजी से उड़ता हुआ ग्रैंड मास्टर का काम तमाम करे या फिर पहले मिस्ट्री आइलैंड पर पहुंचकर उस सेक्रेड ब्लड एलियन का मुकाबला करके उसकी डेविल सोल हासिल करे, कि तभी उसे एक और इंसान आइलैंड की तरफ उड़ता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वीर कंफ्यूज हो जाता है। देव आश्रम में 2 से ज्यादा भी सेक्रेड ब्लड पंख हैं, पर मेरे और ग्रैंड मास्टर के अलावा ये और कौन है जिसके पास सेक्रेड ब्लड पंख हैं? अवनी शेरगिल या ये युवराज है? वीर को यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था और इसीलिए वो एक बार फिर से दूर से आ रहे उस इंसान को ध्यान से देखता है और इस बार उस इंसान को देखकर उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि दूर से आइलैंड की तरफ आने वाला वो दूसरा इंसान अवनी शेरगिल, युवराज या कोई और नहीं बल्कि भीम की गैंग का मेंबर थंब था, जो उस समय अपने चमगादड़ जैसे दिखने वाले पंखों को फड़फड़ाता हुआ मिस्ट्री आइलैंड की तरफ बढ़ता जा रहा था। थंब को मिस्ट्री आइलैंड की तरफ आता हुआ देखकर वीर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और सोच में पड़ गया था। अभी तक तो वो यही समझ रहा था कि दूसरे डायरेक्शन से उड़कर आ रहा वो इंसान युवराज भी हो सकता है। इसीलिए वीर इतना ज्यादा रिलैक्स था, क्योंकि भले ही युवराज ये बात नहीं जानता था कि वीर ही असल में डॉलर है, पर फिर भी वीर ये अच्छे से जानता था कि युवराज कभी भी उससे मुकाबला नहीं करेगा। और युवराज की डॉलर के साथ मुकाबला न करने के पीछे 2 वजह थी। पहली, बहुत से लोगों की तरह युवराज भी डॉलर का फैन था और दूसरी, युवराज खुद ये बात अच्छे से जानता था कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो डॉलर का मुकाबला कर पाए। यही वजह थी कि वीर श्योर था कि अंत में युवराज डॉलर के साथ कोई ना कोई डील करके खुद ही इस मिशन से पीछे हट जाएगा। पर यहां तो कहानी में ट्विस्ट निकला और दूसरी तरफ से उड़कर आ रहा इंसान युवराज नहीं बल्कि थंब निकला। हालांकि वीर थंब को पहले से जानता था, पर उन दोनों को एग्जैक्टली दोस्त नहीं बुलाया जा सकता था। और दूसरी बात, थंब नहीं जानता था कि वीर ही असल में डॉलर है। इसलिए डॉलर की आइडेंटिटी, उसके नजरिए और मिस्ट्री आइलैंड पर मिलने वाली सेक्रेड ब्लड डेविल सोल के कॉम्पिटिटर के तौर पर अब इस समय ग्रैंड मास्टर की ही तरह थंब भी डॉलर का दुश्मन ही है। और अब मिस्ट्री आइलैंड तक पहुंचने की इस रेस में उसे एक नहीं बल्कि 2 इंसानों से निपटना होगा। अभी वीर ये सोच ही रहा था कि थंब और ग्रैंड मास्टर दोनों में से किससे निपटे कि तभी अचानक से उसे ग्रैंड मास्टर तेजी से थंब की तरफ उड़ता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वीर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। हालांकि वीर यह बात जानता था कि थंब और ग्रैंड मास्टर के कई मिशंस के लिए आपस में कुछ कोलैबोरेशंस रहे हैं, पर वो दोनों ही देवाश्रम के 2 मेजर गैंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब यह था कि सिवाय प्रोफेशनल रिलेशंस और वो भी सिर्फ कोलैबोरेटेड मिशंस के अलावा उन दोनों के बीच कोई और रिश्ता नहीं था। फिर ऐसे में ग्रैंड मास्टर का इस तरह से एक्टिवली थंब की तरफ उड़कर जाना, उसे अप्रोच करना वीर को बहुत ही अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर ग्रैंड मास्टर की इस हरकत से वीर को लगातार खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड मास्टर का थंब को इस तरह से अप्रोच करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। क्यों ना मैं और तुम साथ में काम करके पहले डॉलर का ही काम तमाम कर दें,
और फिर मिस्ट्री आइलैंड की तरफ चलें। थंब को अप्रोच करने के बाद ग्रैंड मास्टर उससे कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं? आई मीन, डॉलर से दुश्मनी तुम्हारी है, मेरी तो नहीं। फिर मैं उसका काम तमाम करने के लिए तुम्हारा साथ क्यों दूं? थंब हल्का सा मुस्कुराता हुआ ग्रैंड मास्टर से कहता है, वेल, दुश्मनी नहीं है तो दोस्ती भी तो नहीं है। और रही बात मेरा साथ देने के पीछे की वजह की, तो मैं तुम्हारी पसंदीदा वॉर मशीन तुम्हें 10% डिस्काउंट पर बेच सकता हूं। आई थिंक इतनी वजह काफी है तुम्हारे लिए मेरा साथ देने के लिए। किसी परफेक्ट बिजनेसमैन की तरह ग्रैंड मास्टर बिना अपनी पलक झपकाए थंब से कहता है, 10 नहीं, 20% डिस्काउंट। थंब भी अपना काउंटर ऑफर रखता है, ठीक है, पर तुम्हें इस सेक्रेड ब्लड डेविल सोल को हासिल करने में मेरी मदद करनी होगी। डील। एक दूसरे को दिए गए ऑफर्स के साथ अग्री करने के बाद वो दोनों उड़ते हुए वीर की तरफ जाने लगते हैं। इधर वीर उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखता तो है, पर फिर भी पैनिक नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह अंदाजा पहले ही हो गया था कि ग्रैंड मास्टर और थंब के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पकी है जो उसके लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए वीर यानी कि डॉलर हर तरह के खतरे के लिए प्रिपेयर्ड था। डॉलर, आई एम सो सॉरी बडी। देखो, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं कोई दुश्मनी रखना चाहता हूं, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने मुझे एक अच्छी खासी कीमत पे की है और इसीलिए न चाहते हुए भी मुझे तुमसे लड़ना ही होगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर अभी भी तुम पीछे हट जाओ और यहां से चले जाओ तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं और ना ही तुम्हें कोई चोट पहुंचाऊंगा। बीच हवा में खड़ा थंब जोर से चिल्लाते हुए डॉलर से कहता है, मैं तुम्हारी हर बात समझता हूं, लेकिन मुझे भी उस आइलैंड पर मौजूद सेक्रेड ब्लड डेविल सोल हर हालत में चाहिए। थंब की बात का वीर बहुत ही शांति से जवाब देता है, अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? थंब, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पसंदीदा वॉर मशीन पर तुम्हारा मनचाहा डिस्काउंट दूं तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। वीर और थंब को इस तरह से पीस टॉक करता हुआ देखकर ग्रैंड मास्टर इरिटेट हो गया था और अगले ही पल उसने अपनी लाल रंग की तलवार बुलाकर सीधा वीर यानी कि डॉलर की तरफ अटैक कर दिया। तभी अपने एक हाथ में अपनी राउंड शील्ड और दूसरे हाथ में अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड सीरीज की तलवार लिए थंब भी डॉलर पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। थंब के पास जो शील्ड थी वो वही शील्ड थी जो वीर ने थंब को दी थी, इसलिए वीर अच्छे से जानता था कि वो शील्ड कितनी कमाल की है। लेकिन फिर भी वीर डर के मारे ना तो पीछे हटा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा भी था, बल्कि वीर तो अपनी मेलशुरा की तलवार बाहर निकालकर सीधा ग्रैंड मास्टर की तलवार पर वार करता है। ऑफ कोर्स ग्रैंड मास्टर मेलशुरा की उस तलवार को पहचानता था, जो शायद एक जेड स्टील हथियार से ज्यादा स्ट्रांग हो, पर उसकी सेक्रेड ब्लड तलवार के आगे उस मेलशुरा की तलवार का कोई मुकाबला नहीं था। इस समय न सिर्फ डॉलर के हथियार ग्रैंड मास्टर के हथियार के मुकाबले कमजोर थे, बल्कि ग्रैंड मास्टर अपने चारों तरह के जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल पर ऑलमोस्ट पहुंच गया था। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर को कई तरह की हाइपर जीन आर्ट्स की भी नॉलेज थी और इसीलिए ग्रैंड मास्टर फिजिक में भी डेफिनेटली डॉलर से ज्यादा स्ट्रांग था। कुछ महीनों पहले जब डॉलर और अवनी शेरगिल के बीच लड़ाई हो रही थी, तब डॉलर उसे हरा भी नहीं पाया था। वो तो अवनी थी जिसने लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर लिया था, वरना उस मैच में तो अवनी ही जीतती। ये भी एक वजह थी कि ग्रैंड मास्टर को लगता था कि इतने कम समय में उसके सामने उड़कर आ रहे डॉलर की स्ट्रेंथ कहीं से भी ग्रैंड मास्टर से कंपेयर नहीं की जा सकती। और चलो एक टाइम के लिए ग्रैंड मास्टर ये मान भी ले कि इस समय डॉलर की स्ट्रेंथ उसके बराबर ही होगी, फिर भी ग्रैंड मास्टर को विश्वास था कि उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करते समय डॉलर जरूर ही अपना बैलेंस खो देगा और जब तक वो अपने आप को संभालेगा तब तक थंब डॉलर पर अपना डेडली अटैक कर चुका होगा और इस तरह के दोहरे वार से डॉलर खुद को कभी बचा नहीं पाएगा। ग्रैंड मास्टर ने बहुत ही परफेक्ट प्लान बनाया था डॉलर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, और उसे पूरा विश्वास था कि इस बार तो उसका यह प्लान जरूर काम करेगा। तभी मेटल से मेटल के टकराने की आवाज आती है और फिर बैंग। डॉलर के अटैक के इंपैक्ट से ग्रैंड मास्टर दूर जाकर गिरता है। इनफैक्ट डॉलर के अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि ग्रैंड मास्टर को संभलने में कुछ सेकेंड्स लग गए और एक बार खुद को संभालने के बाद ग्रैंड मास्टर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ही सीरियस और गुस्से वाले हो जाते हैं। ये इतना स्ट्रांग कैसे बन गया? ग्रैंड मास्टर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इस समय डॉलर की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा थी। ग्रैंड मास्टर अपने चारों तरह के जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने की कगार पर था, फिर डॉलर कैसे इतना स्ट्रांग हो सकता है? ये बात चाह कर भी ग्रैंड मास्टर को समझ में नहीं आ रही थी। इस तरफ
ग्रैंड मास्टर को डॉलर के अटैक के इम्पैक्ट से पीछे लड़खड़ाता हुआ देखकर थंब गुस्से में चिल्लाता हुआ डॉलर पर अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड सीरीज की तलवार से अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर डॉलर की मेलशुरा की तलवार इतनी ज्यादा फास्ट थी कि अभी थंब ने अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड तलवार पूरी तरह से निकाली भी नहीं थी कि डॉलर की मेलशुरा की तलवार सीधा थंब की शील्ड पर जा लगती है और बैंग! ग्रैंड मास्टर की ही तरह थंब भी लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरता है, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आफ्टर ऑल ग्रैंड मास्टर ने थंब की स्ट्रेंथ देखी है और वो ये भी जानता है कि थंब की ये शील्ड कितनी कमाल की है। पर इन सब के बावजूद डॉलर ने किसी रुई के फाहे की तरह थंब को ऐसे दूर फेंक दिया था जैसे कि उसके लिए यह कोई बड़ी बात ना हो। जिस तरह से डॉलर ने थंब और उसकी शील्ड को नजरअंदाज किया था, उसे देखकर तो अब ग्रैंड मास्टर भी सोच में पड़ गया था कि एक्चुअली डॉलर इस समय कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एक गलती कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है। दरअसल वीर पहले सिर्फ यही टेस्ट करना चाहता था कि इस पॉइंट पर आकर वो एक्चुअली कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अब थंब और ग्रैंड मास्टर का ये हाल देखकर वीर को ऐसा लग रहा था कि उसने जितना इमेजिन किया था, इफेक्ट उससे कहीं ज्यादा बेहतर था। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर, जो अपने चारों तरह की जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल की कगार पर पहुंचने पर है, वो तक इस समय उससे कमजोर है। जेड स्किन ने उसकी बॉडी में इस समय जो इंप्रूवमेंट दिखाया था वो वाकई में कमाल का था। पर फिर अचानक से ही वीर को अंश गुजराल का ध्यान आता है, जिसने बुरी तरह से घायल होने के बावजूद जेड स्किन के इस्तेमाल से उसके म्यूटेंट हथियार को इस तरह से काट गिराया था जैसे कि वो हथियार नहीं बल्कि पनीर का कोई टुकड़ा हो। और उसी से वीर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो जेड स्किन नाम की इस हाइपर जीन आर्ट के साथ और भी बहुत कुछ कर सकता है। इस तरफ डॉलर की स्ट्रेंथ देखकर थंब और ग्रैंड मास्टर दोनों ही बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे और इस बार दोनों ने अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ ही डॉलर पर अटैक कर दिया था। वीर यानी कि डॉलर भी पूरी तरह से तैयार था और इसीलिए अपने एक हाथ में मेलशुरा की तलवार पकड़े वो अपने दोनों दुश्मनों से लड़ रहा था और दूसरे हाथ में ब्लैक स्टॉर्म तलवार लेकर वो उन दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। इधर नीचे देव आश्रम में जो भी अपनी अपनी दूरबीन से ऊपर आसमान में हो रही लड़ाई को देख रहा था वो शॉक्ड था। हालांकि वो सभी ये जानते थे कि डॉलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उन सभी ने उस कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस में उसकी स्ट्रेंथ देखी थी, पर फिर भी उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा कि ग्रैंड मास्टर और थंब दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। ऊपर आसमान में चल रही लड़ाई को देखकर कोई बच्चा भी इस बात को साफ साफ बता सकता था कि डॉलर अकेला ही ग्रैंड मास्टर और थंब दोनों पर भारी पड़ रहा था। जिस तरह से इस समय डॉलर ग्रैंड मास्टर और थंब से लड़ रहा था, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों साथ मिलकर भी बहुत देर तक डॉलर के सामने टिक नहीं पाएंगे। भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूं आपकी मदद के लिए। अभी वीर यानी कि डॉलर थंब और ग्रैंड मास्टर से लड़ ही रहा था कि तभी एक और इंसान अपने पंख फड़फड़ाता हुआ उन सब के करीब आता है, जिसे देखकर वीर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उन तीनों के करीब उड़कर आने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि तान्या ओबेरॉय थी, जो इस समय अपने पंख फड़फड़ा कर आते हुए ग्रैंड मास्टर के बगल में खड़ी थी। ये लड़की कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, कभी वीर के पीछे पड़ी रहती तो कभी डॉलर के, और जब भी आती है कोई ना कोई मुसीबत अपने साथ लेकर आती है। इसका नाम तान्या किसने रखा? इसे तो चलती फिरती मुसीबत बुलाना चाहिए, जो किसी के भी गले पड़ जाती है। तान्या को वहां देखकर वीर कंफ्यूज्ड और इरिटेटेड हो गया। यह तो बहुत ही ऑब्वियस था कि तान्या ग्रैंड मास्टर को ही भाई कहकर बुला रही थी, पर वीर को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर तान्या ग्रैंड मास्टर को भाई कहकर क्यों बुला रही है। यह तो वीर अच्छे से जानता था कि ग्रैंड मास्टर स्टार ग्रुप के मालिक का छोटा बेटा है और तान्या ओबेरॉय द्रोणा मार्शल हॉल के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ओबेरॉय की पोती।
उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से तान्या ग्रैंड मास्टर की बहन हो सके। फिर तान्या ने ग्रैंड मास्टर को भाई कहकर क्यों बुलाया? ये बात वीर को समझ में नहीं आ रही थी। पर फिलहाल इस समय वीर के पास तान्या और ग्रैंड मास्टर की फैमिली ट्री के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि इस समय उसे तीन दुश्मनों का सामना करना था। ऑफ कोर्स थंब और ग्रैंड मास्टर की ही तरह तान्या भी ये बात नहीं जानती थी कि वीर ही डॉलर है, और इसीलिए वीर के लिए तान्या भी उसकी दुश्मन ही है। एक साथ तीन दुश्मनों का सामना करना डॉलर के लिए भी आसान नहीं था, और वो भी तब जब डॉलर यानी वीर ये अच्छे से जानता है कि तान्या ओबेरॉय एक कमजोर लड़की नहीं है। इनफैक्ट उसने खुद अपनी आंखों से तान्या की स्ट्रेंथ और स्किल्स देखी हैं। अगर वो तान्या से अकेले 1-to-1 लड़ाई कर रहा होता तब तो वीर को विश्वास था कि वो तान्या को हरा सकता है, पर जहां ग्रैंड मास्टर और थंब जैसे दो स्ट्रांग दुश्मन ऑलरेडी उस पर एक साथ अटैक कर रहे थे, ऐसे में वीर को पूरा विश्वास था कि तान्या उसके लिए बहुत सी मुश्किलें पैदा करने वाली है। और जैसा कि वीर ने एक्सपेक्ट किया था, तान्या, ग्रैंड मास्टर और थंब तीनों ने ही एक साथ वीर यानी कि डॉलर पर अटैक करना शुरू कर दिया, जो तेजी से अपने मूवमेंट करता हुआ अपनी मेलशुरा की तलवार से उन तीनों के सभी अटैक्स को ब्लॉक करता जा रहा था। ऊपर आसमान में चल रहे इस नजारे को देखकर नीचे देव आश्रम के बहुत से लोग सरप्राइज थे। डॉलर तो कमाल का है, देखो तो अकेले ही एक साथ तीन दुश्मनों को हैंडल कर रहा है। एग्जैक्टली अगर उस दिन कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस में डॉलर आ गया होता ना, तो शायद समर प्रताप फर्स्ट नहीं आया होता, डॉलर ही फर्स्ट पोजीशन पर आता। कितना स्ट्रांग है ये, कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? ग्रैंड मास्टर और थंब दोनों ही अपने चारों तरह के जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करने की कगार पर हैं, और फिर भी डॉलर इस समय दोनों पर भारी है। ये वाकई में बहुत शॉकिंग है। कॉन्टेस्ट के बाद से डॉलर ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। अभी कुछ महीने पहले ही इस कॉन्टेस्ट को अभी तो बस कुछ ही महीने हुए इस कॉन्टेस्ट को, और डॉलर में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस। आसमान में हो रही लड़ाई को देखकर अवनी धीरे से कहती है, क्योंकि वो डॉलर है, सबसे अलग और सबसे स्ट्रांग। अपने हाथ में अपनी दूरबीन लिए जय अवनी से कहता है। वैसे भी डॉलर हमेशा से ही उसका फेवरेट रहा है, और उसके आगे जय को कभी कुछ दिखाई नहीं देता था। बहुत ही दुख की बात है कि डॉलर कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस के फाइनल राउंड में नहीं आया, वरना 100% उसने समर प्रताप को हरा दिया होता। माही को अभी भी इस बात का अफसोस था कि डॉलर कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस में फर्स्ट आते आते रह गया था। अगर उस दिन डॉलर फाइनल राउंड्स खेलने आया होता तो वैसे भी माही हमेशा से वीर से ज्यादा डॉलर के फेवर में रही थी, और इसीलिए वो चाहती थी कि डॉलर उनका ग्रुप ज्वाइन करे, तो जाहिर है कि इस समय भी वो डॉलर को ही सपोर्ट कर रही थी। अभी नीचे देवाश्रम के लोग ऊपर आसमान में हो रही लड़ाई को देखकर सरप्राइज हो ही रहे थे कि तभी अचानक से सभी को मेटल के मेटल से टकराने की एक जोरदार आवाज सुनाई दी, और सभी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से ऊपर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वीर की मेलशुरा की तलवार आखिर कोई सेक्रेड ब्लड हथियार तो थी नहीं, और इसीलिए अब वो और ज्यादा अटैक्स बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यही वजह थी कि जैसे ही ग्रैंड मास्टर की सेक्रेड ब्लड लाल तलवार वीर की मेलशुरा की तलवार पर जाकर लगी, वीर की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब बिना किसी हथियार के वीर के पास मुड़कर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। हालांकि वो अभी भी बिना किसी हथियार के इन तीनों से लड़ने में सक्षम था, पर बिना किसी सेक्रेड ब्लड हथियार के वो ग्रैंड मास्टर को हरा नहीं सकता था। इसीलिए वीर ने पीछे हटकर मिस्ट्री आइलैंड की तरफ भागना ज्यादा सही समझा। भाग कहां रहे हो? अरे रुको! ग्रैंड मास्टर डॉलर को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, और इसीलिए वो अपनी सेक्रेड ब्लड लाल हथियार से डॉलर पर अटैक करता है। ग्रैंड मास्टर का अटैक देखकर वीर की आंखों में एक अलग ही बेरहमी नजर आने लगती है, और अचानक से ही वो खुद को उस खतरनाक सेक्रेड ब्लड एलियन के रूप में बदल लेता है। खुद को उस खतरनाक एलियन के रूप में बदलने के बाद वीर ग्रैंड मास्टर की सेक्रेड ब्लड लाल तलवार पर एक जोरदार पंच मारता है, और उस पंच के इंपैक्ट से ग्रैंड मास्टर की तलवार दूर जा गिरती है। वैसे तो वीर ग्रैंड मास्टर को पंच मारना जारी रखना चाहता था, पर फिर थंब और तान्या ओबेरॉय अपने अपने हथियार चलाते हुए वीर यानी कि डॉलर के पास पहुंच गए थे, और वीर को न चाहते हुए भी ग्रैंड मास्टर को छोड़कर पहले थंब और तान्या से निपटना पड़ा। अपने एक पंच से वीर थंब को पीछे जाने पर मजबूर कर देता है, और अपने दूसरे हाथ की हथेली को चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए वीर तान्या ओबेरॉय पर अटैक करता है, और फिर
तान्या ओबेरॉय चाहे कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, पर वीर यानी डॉलर के मुकाबले तो वो कमजोर ही थी। इसीलिए वीर के इस एक वार से उसकी तलवार दूर जा गिरती है, पर अगले ही पल एक सिल्वर कलर का 3 ब्लेड हार्पून वीर के सेक्रेट ब्लड सुनहरे कवच को काटता हुआ उसकी बाह पर जा लगता है और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। इतना शार्प हार्पून! वीर अपने पंख फड़फड़ाता हुआ ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है, पर वो तीनों भी इतनी आसानी से वीर का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे और इसीलिए वो तीनों भी वीर के पीछे पीछे उड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितना ऊंचा वो लोग उड़ रहे थे, हवा उतनी ही ज्यादा तेज और बर्फीली होती जा रही थी। जेड स्किन की वजह से वीर को वो तेज और बर्फीली हवा का डर नहीं था, लेकिन बाकी तीनों की हालत खराब हो गई थी और ग्रेजुअली उनकी स्पीड भी कम होती चली गई और इसीलिए न चाहते हुए भी उन्हें वीर को आइलैंड पर लैंड करके उन सब की आंखों के आगे से ओझल होते हुए देखना पड़ा। मैं सोच ही रहा था कि क्यों तान्या अपनी सेक्रेट ब्लड डेविल सोल को बेचना चाहती है। अब समझ में आ गया, क्योंकि वो और ग्रैंड मास्टर दोनों ही साथ में काम करते हैं। वीर ये तो समझ गया था, पर एक बात उसे अभी भी समझ में नहीं आई थी कि आखिर युवराज की खरीदी हुई उड़ने वाली सेक्रेट ब्लड डेविल सोल ग्रैंड मास्टर के पास क्या कर रही थी। जितना वीर युवराज को जानता था, उस हिसाब से वो ये बात दावे से कह सकता था कि युवराज और ग्रैंड मास्टर साथ में तो काम बिल्कुल नहीं करते। खैर, ये समय इन सब के बारे में सोचने का तो बिल्कुल नहीं है। इस समय मुझे इस बात पर फोकस करना है कि मैं मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद उस सेक्रेट ब्लड डेविल सोल को किस तरह से हासिल करूं, और अभी के लिए मुझे ग्रैंड मास्टर को मारने के अपने इरादे को भी फिलहाल के लिए ड्रॉप करना होगा। बिना किसी सेक्रेट ब्लड हथियार के आज ग्रैंड मास्टर को मार पाना मुमकिन नहीं होगा। वीर गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है और फिर उसे अपनी मेलशुरा की तलवार याद आती है। बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है आज मेरी मेलशुरा की तलवार बर्बाद हो गई और इस समय हथियार के नाम पर मेरे पास बस ये एक म्यूटेंट भाला ही है। अब तो मुझे हर हाल में मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद वो सेक्रेट ब्लड डेविल सोल चाहिए ही चाहिए। वीर ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद वो सेक्रेट ब्लड डेविल सोल हासिल करके ही रहेगा। इस तरह से उसका जो नुकसान हुआ है वो भी कंपनसेट हो जाएगा और उसके पास एक और सेक्रेट ब्लड डेविल सोल आ जाएगी। पर अब देखना यह है कि वीर यानी कि डॉलर क्या इसमें कामयाब हो पाएगा या फिर कोई नया खतरा सिर उठाएगा।